ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है सिंह राशि वालों के लिए 6 मई की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर त्रयोदशी तिथि है और ये त्रयोदशी तिथि आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, मनोमस्तिष्क में कोई नेगेटिविटी बंधन, थोड़ा बंधा बंधा महसूस करेंगे। मनोमस्तिष्क के विचार आएंगे लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोच रह सकती है और वो कहीं ना कहीं आपको खुलकर कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का आशीर्वाद लें, शिव का पूजन करें। भद्रा भी है, दोपहर के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी करीब करीब 2:30 बजे के बाद से, तो उससे काम से नए कार्य करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। शाम को मेष में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए अनुकूल सूचना लाएंगे, आपके लिए कुछ अच्छे भाग्य से रास्ता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो शाम का इंतजार करें, सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है। 7 मई को मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का भी विद्यमान दिखाई देता है। दोपहर तक करीब 3:30 बजे तक का योग है, सुंदर योग है और आपकी राशि के अनुसार से समय दिखाता है। धर्म के अनुसार से, धर्म में आपकी आस्था रहेगी, धर्म के अनुसार से कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों की सूचना के अनुसार से देखें, मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है, मंगलवार भी है और सुंदर आश्रम। इस बात ध्यान रखें कि चतुर्दशी की तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, तो हनुमान जी का पूजन करें ना, नई शक्ति का संचार करेगा। धर्म में आस्था जगाकर आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त मंगल भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। नए संपर्क साधने के लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं मंगल अष्टम भाव में बैठकर आपको धर्म के द्वारा ही लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य से, बाहुबल से बहुत सुंदर लाभ बन सकता है, नए संपर्क इजाफा करने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा है, सुंदरकांड का पाठ है, सवामणि का भोग है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। परमात्मा की कृपा से जीवन में कल्याण का योग बनता है। और 8 मई का दिवस बात करें, बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि सुंदर तरीके से, और बुधवार के दिन अमावस्या का सुंदर योग पड़ रहा है और इस दिन ग्रह एक अस्त होने जा रहे हैं, बृहस्पति महाराज अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य का साथ सन्निकट करते हुए जिस प्रकार से बृहस्पति पदार्पण परिवर्तन का योग बनाए थे, नई उम्मीद जगाने की स्थिति की थी, ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा आपको बैकफुट पे ला सकता है। ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है। हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं पूरा, जिसके अंदर बृहस्पति के अस्त होने से क्या प्रभाव होगा वो हमारे चैनल पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत होती है। बृहस्पति बड़ी मुश्किल से 12 साल बाद आपकी राशि के अनुसार से आपके सफलता वाले भाव में आए थे। अब बृहस्पति के ठीक करने के लिए हर रोज़ एक काम करें तो अच्छा रहेगा। जो ज्ञानी जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, पंडित जन हैं, विद्वान जन हैं, उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। हल्दी का टीका, केसर का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगाने का प्रयास कीजिए, इससे बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी। बृहस्पति क्षीण हो गए हैं और ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन करते ही अस्त होना एक तरह से उम्मीद जगाकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लाभ ही नहीं हो रहा। उम्मीद जगी, बृहस्पति परिवर्तन हुए, लेकिन कारण है उसका, हम कारण समझ लीजिए, बृहस्पति अस्त हो गए हैं, तो ये थोड़ी समस्या उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई देंगे। इसका उपाय जो बताया है वो अवश्य आपको कर लेना चाहिए और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। 9 मई का अवसर जो है वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तरह से चंद्रमा का ये परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये आपके लिए सुंदर तरीके से आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाए। बृहस्पति थोड़े कमज़ोर जरूर हैं, तो ऐसे में गौ सेवा करें, गाय को हरे पीले जो चने की दाल है वो भिगो के खिलाने का प्रयास कीजिए, ये बहुत सुंदर होगा। चंद्र दर्शन होने वाले हैं शाम को, और शाम के दिन इस दिन विशेष तौर पर गौ पूजन करना, चंद्रमा का दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है ग्रह योग के अनुसार से। ध्यान रखिएगा, इस दिन द्वितीया जो है वो क्षय हो रही है, तो नए मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बृहस्पति वैसे ही अस्त हो रहे हैं इस दिन, तो ऐसे में अस्त हो चुके हैं और अभी क्षय तिथि भी आ गई है, तो और प्रतिपदा जो है वो विशेष तौर पर मुहूर्त को आरंभ करने के लिए बहुत शुभ नहीं मानी जाती है, और साथ साथ क्षय तिथि, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप अच्छा रहे, ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। 10 मई का दिवस अद्भुत है, अंशुल साया है और अक्षय तृतीया का योग है, परशुराम जयंती का योग है। तृतीया बुधवार के दिन पड़ रही है, सुंदर तरीके से ये युगादि तिथि मानी जाती है और इसमें विशेष तौर पर बहुत सुंदर एक तरह से कहा जाता है अंशुल साया है।
और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। मेष राशि में बुध का पदार्पण हो रहा है और आपके नवम भाव में सूर्य के साथ शुक्र के साथ बुध का योग, एक तरह से बुध क्षीण होकर पुनः शक्ति प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। बुध आमतौर पर जब मीन राशि में चले जाते हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अवस्था में हो जाते हैं। तो इस दिन का मुहूर्त बहुत सुंदर है। कहा जाता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति का योग बनता है। जितना पुण्य करेंगे वो भी अक्षय होंगे। नया मुहूर्त आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा विवाह इत्यादि, मकान आरंभ करने इत्यादि के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर अंशुत साया है, शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं, साथ साथ बृहस्पति भी अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में दोनों शुभ ग्रह जो है वो अस्त हो जाने के कारण से जो विवाह इत्यादि के मुहूर्त बंद हो गए हैं, शुभ कार्य करने के मुहूर्त बंद चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अति आवश्यकता करने में बहुत सारे मुहूर्त आप कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा नया प्रोजेक्ट आरंभ करना है तो अंशुत साये का जो है वहाँ लाभ मिल सकता है, लेकिन विवाह इत्यादि के लिए शुभ तिथि नहीं है। इस बात का आपको ध्यान कर लेना चाहिए। कई लोग अंशुत साये में मिसकंसेप्शन से कि अंशुत साया है उसमें भी सब अलाउड है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति का अस्त होना किसी प्रकार भी ये नए कार्यों का आरंभ करने के लिए इन दिनों मुहूर्त विवाह इत्यादि नहीं करने चाहिए। ये शासकीय दृष्टिकोण से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग है, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्यों को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ। बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके समस्त विधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं। भगवान का शिव विग्रह, शक्ति का
उसके अंदर संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनके साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एक ईश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे शास्त्र संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर अशुभ भोग को शुभ कर्म कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित कार्य किए गए तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर या केवल टोटके कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो, विशेष तौर पे अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर, ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्विनो। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च। यहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे।
तो ये वर्णन हमने आपको बताया और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।